अब अगला जो डाउट है वो ये आता है कि आप 11 मार्च 2024 के बाद अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। अब जो इसके बाद अगला सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये आता है कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने सेट करी है 38,700 फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, क्या ये सैलरी थ्रेशोल्ड उनके लिए भी है जो यूके में ऑलरेडी है या फिर जो लोग यूके में अपना वीजा एक्सटेंड करने वाले हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और काफी टाइम से आप लोगों ने देखा होगा हम लोग लाइफस्टाइल वीडियोस आपके लिए ला रहे थे, लेकिन हमारे पास काफी सारे डाउट्स वीजा से रिलेटेड भी आते हैं कि यूके में आपको पता है यूके की गवर्नमेंट जो है वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लगा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है वीजास के ऊपर, और यूके आना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। या फिर अगर आप यहाँ पे हो अपने डिपेंडेंट्स को लाना, या फिर जो अगर आप फैमिली वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो, न्यू एंट्रेंट रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है, केयर होम वीजा पे हो आप, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लग रहे हैं सबके ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। मैंने एक लिस्ट डाउन करे हुए डाउट्स और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि यार आप न्यू एंट्रेंट कैसे अप्लाई होगा आपके ऊपर, कौन सी सैलरी थ्रेशोल्ड आपके ऊपर अप्लाई होगा, या फिर अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके ऊपर, या फिर आप केयर होम वीजा पे हो तो आप डिपेंडेंट्स ला सकते हो नहीं ला सकते, या एक्सटेंड करवा सकते हो नहीं करवा सकते। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। होपफुली आपके डाउट जो है इस वीडियो के एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। सबसे पहले जो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है ना, हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले न्यू एंट्रेंट के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो न्यू एंट्रेंट में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर फॉल करते हैं न्यू एंट्रेंट रूल में तो उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। क्या वो सैलरी रिक्वायरमेंट होगी जो गवर्नमेंट ने सेट करी हुई है 38,700, या फिर न्यू एंट्रेंट की अलग सैलरी रिक्वायरमेंट है। तो gov.uk की जो वेबसाइट है वहां पे एक पूरी पब्लिकेशन है, उसको लेके चलेंगे, वो अपना रेफरेंस लेके चलेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द न्यू एंट्रेंट कैटेगरीज, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर एज अ स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो मैं आपसे एक एकोमोडेशन से रिलेटेड एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूके में अगर आप एकोमोडेशन बुक करना चाहते हो स्टूडेंट एकोमोडेशन, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, तो हमेशा सेफ एंड रिलायबल एकोमोडेशन ही बुक करना बेटर रहेगा। तो एम्बर स्टूडेंट जो है वो सेफ है, रिलायबल है, सिक्योर एकोमोडेशन प्रोवाइडर है। और यहाँ पे ये होता है कि एकोमोडेशन जो है ना आपकी यूनिवर्सिटीज के आसपास होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के आसपास उनकी एकोमोडेशन होती है, सिटी सेंटर के आसपास होती है, ताकि आपका ट्रैवल कॉस्ट भी बच जाए। उसी के साथ साथ आपके जो मंथली बिल्स है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं उसी रेंट में। तो आपको अलग से काउंसिल टैक्स नहीं देना, आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना, आपको अलग से इंटरनेट बिल्स नहीं देने। साथ में अगर आप साइकिल वगैरह यूज करते हो तो उसकी फैसिलिटीज भी वहां पे दी जाती है कि सिक्योर लोकेशन है वहां पे साइकिल वगैरह रखने की। आपके बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की एकोमोडेशन वहां पे अवेलेबल है, तो आप कोई सी भी एकोमोडेशन अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट टाइम यही है यार, इस टाइम पे मार्च अप्रैल के टाइम पे आप जो है वहां पे एकोमोडेशन अपनी बुक कर सकते हो। तो हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके एम्बर स्टूडेंट की जो एकोमोडेशन है वहां से बुक कर सकते हो। सो यू हैव वन लेस थिंग टू वरी अबाउट, अगर आप यूके में आ रहे हो या फिर यूके में हो ऑलरेडी और अपनी एकोमोडेशन जो है वो सॉर्ट आउट करने का प्लान कर रहे हो, तो इसलिए जरूर चेकआउट करना है एम्बर स्टूडेंट। तो न्यू एंट्रेंट का मतलब होता है जो कि न्यू है लेबर मार्केट में, या फिर अदर वर्ड्स में हम बोले जो न्यू है अपना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे करियर, ठीक है, तो उसको न्यू एंट्रेंट बोला जाता है। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे पहली एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट हो, या फिर यूके में एंटर कर रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट हो, ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सारे क्राइटेरियाज लेके चलते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है या तो आपकी एज जो है वो 26 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए, तो आप न्यू एंट्रेंट रूल में अप्लाई करते हो। न्यू एंट्रेंट के हिसाब से आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट होगी, और जो ये एज है वो आपके पासपोर्ट पे जो एज है उससे रेफरेंस की जाएगी। तो जो भी आपके पासपोर्ट पे एज आपकी लिखी हुई है, जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज डेट ऑफ एप्लीकेशन से 26 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए। सेकंड जो कैटेगरी होती है उसमें ये होता है कि जो एप्लीकेंट है वो स्पॉन्सर्ड है फॉर अ पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। अब ये सारी ऑक्यूपेशन लिखी हुई है यहाँ पे 2111 केमिकल साइंटिस्ट, 2112 बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, फिजिकल साइंटिस्ट, सोशल एंड ह्यूमैनिटीज साइंटिस्ट, नेचुरल एंड सोशल साइंस प्रोफेशनल्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, और हायर एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। तो इनमें से किसी भी अगर आप एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट कहलाते हो। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें लिखा होता है कि एप्लीकेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन अ यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है एप्लीकेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स full registration or chartered status with the relevant professional body for the job they are sponsored for। और अगली जो कैटेगरी है कैटेगरी 5, उसमें दिया हुआ है कि जो एप्लीकेंट है दैट इज स्विचिंग फ्रॉम ग्रेजुएट
एंटरप्रेन्योर वीजा, जो कि टीयर 1 वीजा होता है। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो कि स्टूडेंट के ऊपर लाई करती है। एप्लीकेंट्स मोस्ट रीसेंट परमिशन अदर देन ए विजिटर वाज अंडर टीयर 4 जनरल और द स्टूडेंट रूट। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट रूट पे आए हो तो आपके ऊपर जो है वो न्यू एंट्रेंट जो रूल है वो अप्लाई होगा। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि यूके बैचलर डिग्री हो गया, यूके मास्टर्स डिग्री हो गया, यूके पीएचडी और अदर डॉक्टरल क्वालिफिकेशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन एजुकेशन, प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन। अब इसकी जो अगली कैटेगरी है ये तो होगी आप यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो, लेकिन अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हो तो वो अगली कैटेगरी है इसकी। एप्लीकेंट्स मोस्ट रीसेंट परमिशन अदर देन एज अ विजिटर was under the graduate route. The permission must either be current or have expired less than 2 years before the date of application. तो जो आपका ग्रेजुएट वीजा है, जो कि पीएसडब्ल्यू वीजा, या तो वो करंट चल रहा है अभी या वो एक्सपायर हो चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से लास्ट 2 इयर्स तक। तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दी जाती है वो 4 इयर्स की दी जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 4 इयर्स टाइम लिमिट, एप्लीकेंट कैन बी न्यू एंट्रेंट्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 इयर्स। द 4 ईयर इंक्लूड्स टाइम स्पेंट इन एनी टीयर 2 रूट, the graduate route or a skilled worker, whether or not that permission was for continuous period। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 इयर्स तक आप मतलब 4 इयर्स की लिमिट है, तो आपको न्यू एंट्रेंट जो है वो सैलरी लेनी पड़ेगी। आपको स्किल्ड वर्कर वीजा वाली सैलरी लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत क्या, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। तो 38,700 जो इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड रखी है स्किल्ड वर्कर वीजा की, उतनी सैलरी आपको नहीं चाहिए, आपको लेस सैलरी चाहिए। अब सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये मैंने लिया है पब्लिकेशन, दूसरी पब्लिकेशन से, gov.uk की वेबसाइट पे ही है, इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यू एंट्रेंट की जो सैलरी है वो 30,960 पाउंड पर ईयर की होनी चाहिए, या फिर 70% ऑफ द ऑनगोइंग रेट ऑफ जो भी एसओसी होता है, SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड्स होते हैं, उसमें से जो सा भी आपका कोड है, जॉब टाइप है, उसके अकॉर्डिंग 70% ऑफ द गोइंग रेट होनी चाहिए, विच एवर इज हायर होती है। ठीक है, अब मान लो इन्होंने 30,960 सैलरी सेट कर दी, इतनी तो मिनिमम आपको चाहिए ही। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करके स्किल्ड वर्कर वीजा में जॉब अप्लाई करते हो, या आप ग्रेजुएशन बैचलर्स करने के बाद अप्लाई करते हो, तो 30,960 पाउंड आपको मिनिमम चाहिए। लेकिन मान लो आपका जॉब टाइप जो है वो ऐसा है जिसमें ऑनगोइंग रेट जो है वो 45,000 चल रहा है। ठीक है, अब 45,000 का 70% कितना हुआ, अराउंड 31,000 के अराउंड हुआ, तो वो 31,000 30,000 की जो लिमिट है उससे ज्यादा है। तो विच एवर इज द हाइएस्ट, तो जो 31,000 आ रहा है उतनी सैलरी आपको चाहिए होगी अगर उसका ऑनगोइंग रेट 45,000 चल रहा है। तो जोन से भी हायर होगी उतनी आपको सैलरी चाहिए होगी, लेकिन जो मिनिमम आपको सैलरी चाहिए वो 30,960 पाउंड चाहिए अगर आप न्यू एंट्रेंट रूल में आते हो और स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यार अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा से स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर रहे हो तो आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपको सैलरी जो है वो 30,960 पाउंड पर ईयर मिनिमम आपको सैलरी चाहिए। अब जो इसके बाद अगला सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये आता है कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने सेट करी है 38,700 फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, क्या ये सैलरी थ्रेशोल्ड उनके लिए भी है जो यूके में ऑलरेडी है, या फिर जो लोग यूके में अपना वीजा एक्सटेंड करने वाले हैं? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, अगर वो लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं, वीजा एक्सटेंड करते हैं या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको 38,700 सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपकी जो सैलरी है 4 अप्रैल 2030 से पहले इसमें लिखा हुआ है द इमिग्रेशन रूल चेंजेस पब्लिश टुडे कंफर्म्स दैट समवन हु हैड स्किल्ड वर्कर वीजा बिफोर 4 अप्रैल 2024 एंड अप्लाइज टू एक्सटेंड इट और फॉर सेटलमेंट बिफोर 4 अप्रैल 2030 only needs to meet a salary threshold of 29,000 rather than 38,700. The 29,000 is the current level of 26,200 adjusted for inflation. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो अपनी जो स्किल वर्कर वीजा है तो आपको 38,700 दिखाने की जरूरत नहीं है, आप 29,000 सैलरी जो है वो दिखा सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि न्यू एंट्रेंट जो रूल है उनके लिए 30,960 सैलरी इन्होंने सेट करी है, जो फ्रेश एप्लीकेशन अपनी जो अब आगे अप्लाई करेंगे स्किल्ड वर्कर वीजा की। लेकिन अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा है, तो पहले 26,200 थी तो वो इन्होंने बढ़ा के 29,000 कर दी है। तो इसलिए आपकी जो सैलरी है वो 38,700 नहीं होगी तो भी चलेगा अगर आप ऑलरेडी यूके में हो, स्किल्ड वर्कर वीजा पे एक्सटेंड करवा रहे हो या जॉब चेंज कर रहे हो यहाँ पे सेम जॉब टाइप पे, या फिर आप यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अप्लाई करो बिफोर 4 अप्रैल 2030, तो आपकी सैलरी 29,000 मिनिमम
उस पर भी आप यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हो स्किल्ड वर्कर वीजा पे। जो अगला डाउट हमारे पास आता है वो आता है स्पाउस वीजा से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पाउस वीजा जो है वो डिपेंडेंट वीजा से अलग होता है। डिपेंडेंट वीजा उनका होता है जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे है या फिर जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे है, वो अगर अपने डिपेंडेंट्स को बुलाते हैं तो वो डिपेंडेंट वीजा कहलाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ILR है जिसके पास या फिर PR है जिसके पास, वो अगर अपनी फैमिली को बुलाएगा तो वो फैमिली वीजा या फिर स्पाउस वीजा उसको बोलते हैं। तो 11 अप्रैल 2024 से जो भी नई एप्लीकेशन लगेगी स्पाउस वीजा की, उसमें जो सैलरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, जो भी बंदा यहां पर है ILR या PR पे, उसकी 29,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। और अर्ली 2025 में ये जो सैलरी है ये बढ़कर 38,700 हो सकती है। अभी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 29,000 है अगर आप 11 अप्रैल 2024 के बाद अपनी स्पाउस वीजा वाली एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो अगर आपको अपने स्पाउस को यूके में बुलाना है। तो ये हो गया फैमिली वीजा और स्पाउस वीजा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हेल्थ एंड केयर वीजा से रिलेटेड आते हैं, और हेल्थ एंड केयर वीजा में भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि सैलरी क्या है या फिर डिपेंडेंट ला सकते हैं नहीं ला सकते, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा आपको पता होगा इससे सबसेट ऑफ स्किल्ड वर्कर वीजा, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर वीजा की सैलरी रिक्वायरमेंट है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने सेट किया था उससे एक्सक्लूडेड है ये। तो इसके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट उन्होंने सेट नहीं करी है कि आपको 38,700 चाहिए, वो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए है। सो हेल्थ एंड सोशल केयर जो वीजा है वो एक्सक्लूडेड है सैलरी रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड से, जो इन्होंने 38,700 सेट करी है। तो सबसे पहली तो डाउट आपका यहीं पर ही क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो डाउट है वो ये आता है कि आप 11 मार्च 2024 के बाद अपने डिपेंडेंट्स को यहां पे ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। तो 11 मार्च 2024 के बाद जो भी फ्रेश एप्लीकेशंस लगेंगी डिपेंडेंट्स की, वो नहीं लग सकती है, आपके डिपेंडेंट्स यहां पर नहीं आ सकते हैं। या फिर अगर आप 11 मार्च 2024 के बाद अपना हेल्थ एंड केयर वीजा यहां पे लगाते हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यहां पे नहीं ला सकते हो, ये क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है। अब ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा gov.uk की जो वेबसाइट है वहां पर योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन वाला जो इसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा है, इफ यू आर ए केयर वर्कर और अ सीनियर केयर वर्कर, your partner and children cannot apply to join you or stay in the UK as your dependent unless you were employed as a care worker or senior care worker in the UK and on a health and care worker visa before 11th March 2024, and one of the following is true. You are currently still on a health and care worker visa. You are extending your health and care worker visa with your current employer. You are changing to a new job within the same occupation code while on a health and care worker visa. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके जो डिपेंडेंट्स है या चिल्ड्रन है वो तभी यूके में आ सकते हैं एज अ डिपेंडेंट जब आप 11 मार्च 2024 से पहले ही आपने हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा ले लिया है, या फिर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ एक्सटेंड कर रहे हो, या फिर सेम जॉब टाइप में जॉब चेंज कर रहे हो। तो इस केस में अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे हो, आप एक्सटेंड कर रहे हो 11 मार्च 2024 के बाद, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो। लेकिन अगर आप 11 मार्च 2024 के बाद नया हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा लेते हो यहाँ पे, या अभी आप स्टूडेंट वीजा पे हो, आप 11 मार्च के बाद अप्लाई करने वाले हो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के ऊपर, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे नहीं ला पाओगे। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ के आप समझ सकते हो कि अगर आप 11 मार्च 2024 के बाद अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर उससे पहले आपके पास ऑलरेडी स्टेटस है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा वाला, तो आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे ला सकते हो, जबकि आप एक्सटेंड कर रहे हो तो भी आप ला सकते हो यहाँ पे। तो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद कई क्वेश्चंस आ रहे थे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन होती है स्किल्ड वर्कर वीजा में, एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। अगर उसमें से आपकी जॉब टाइप है तो पहले आपको 20% डिस्काउंट मिलता था जो भी गिवन रेट होता था उस जॉब का, तो वो भी इन्होंने कट डाउन कर दिया। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो ISL से रिप्लेस हो जाएगी अर्ली 2024 अप्रैल में। और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस भी जो है वो 624 पाउंड पर ईयर से बढ़ा के इन्होंने 1035 कर दिए। तो ये सारी कुछ ऐसे डाउट्स थे जो हमारे पास आ रहे थे स्पेशली रिलेटेड टू स्किल्ड वर्कर वीजा या फिर सोशल हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और होपफुली आपके डाउट्स जो है इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। और मैं जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। कोई भी फीडबैक्स हो आपके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।